नमस्कार सभी को। वी आर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने मेंस पेपर 7 से अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो बताई थी वो चालू की है और इसी में आज हम देखने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा संरक्षण जो कि महिलाओं को प्राप्त है 2005 का यह अधिनियम है, इसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर आप घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करें तो मैं इसके कुछ बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा। बैकग्राउंड पृष्ठभूमि इसकी देखते हैं तो इस कानून के आने से पहले, इसके पहले जो था वह क्या था, हमारे पास केवल एक ही कानून था, या आप बोल सकते हैं कि महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की दशा जो थी वह केवल भारतीय दंड संहिता, जिसको आप आईपीसी बोलते हैं, उसकी जो धारा है 498A के तहत प्रदान की गई थी। ठीक है, यहां पर जो था उसके बाद आपका आता है एक दहेज निषेध अधिनियम जो कि डाउरी एक्ट आता है। डाउरी एक्ट ये आता है आपका 1961 में। ठीक है, और उसमें जो 1983 में इसमें क्या होता है, एक संशोधन होता है और उस संशोधन के बाद 498A को वहां जोड़ा जाता है, जो कि हम यहां देख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यह जो 498A है, इसके बारे में यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि यह एक गैर जमानती धारा है, नॉन बेलेबल है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी हो सकती है, पर पीड़ित महिला को भरण पोषण अथवा निवास जैसी सुविधा दिए जाने का कोई भी प्रावधान यहाँ नहीं है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब 2005 में यह घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पास किया गया, इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखा गया कि पीड़ित जो महिला है उसको सजा, ठीक है, प्रतिवादी को तो सजा हो जाएगी, लेकिन पीड़ित महिला का क्या? तो पीड़ित महिला के जो फ्यूचर आप बोल सकते हैं, उसके भविष्य को ध्यान में रखकर इस एक्ट को पास कराया गया। ठीक है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम कानून जो हमारा आया, या आप अधिनियम बोले 2005, उसके अंतर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, यहां गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत जो पीड़ित महिला है उसके भरण पोषण की, उसके पुनर्वास की, निवास की और बच्चों की, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी इनके बच्चे होंगे, ठीक है, इनके जो शिशु होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके अस्थायी संरक्षण की सुविधा का प्रावधान यहाँ किया गया है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्ट 498 तो है ही इंपॉर्टेंट, बट यहां पर उनके जो फ्यूचरिस्टिक स्कोप को आप बोल सकते हैं, भविष्य को ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया। तो अगर हम इस कानून की बात करें तो डेट्स अगर आपको याद रखना है इस कानून के रिलेटेड, तो आप डेट इसमें एक याद रखेंगे जिस दिन ये एसेंट हुआ, मतलब इसे मंजूरी मिली, वह थी डेट 3/9/2005। ठीक है, और ये जो कमेंस हुआ, ये जो स्टार्ट हुआ या लागू हुआ आप बोल सकते हैं, वह हुआ था 26 अक्टूबर 2006। तो ये वाली डेट आपको याद रखना है, 26 अक्टूबर 2006 से ये कानून क्या है, लागू है। ठीक, अब हम यदि बात करें कि इसके जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर्स की बात करें तो अब मैं बेसिक लॉ में आ जाता हूं। तो बेसिक लॉ में इसमें आपको 5 चैप्टर मिलेंगे, 5 अध्याय मिलेंगे। ठीक है, इन 5 अध्यायों में आपको सेक्शंस कितने हैं, तो आपके पास 37 सेक्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 5 चैप्टर हैं, बहुत ही डिटेल्ड तो नहीं कहूंगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट कानून जरूर है। ठीक है, फिर हम अगर चैप्टर वाइज चलेंगे, अध्याय के हिसाब से मैं देखूं तो पहला अध्याय आप सभी को पता ही है कि ये जो है वो प्रारंभिक जो एक हर एक्ट में होता है, जैसे प्रीलिमिनरी हमने कहा था, जिसमें आपको क्या मिलेगा, इसका नाम मिलेगा, इसका एक्सटेंट मिलेगा। एक्सटेंट के लिए अभी तक जो हमने देखा या मैंने जो सर्च किया और मुझे मिला, तो जम्मू और कश्मीर में ये लागू नहीं है, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। एक बार आप इसको जरूर चेक कर लेंगे। मुझे जहां तक प्राप्त हुआ कि जम्मू कश्मीर में यह कानून लागू नहीं है, लेकिन 2020 के बाद ये लागू है, ऐसा कहीं पर भी जिक्र मुझे नहीं मिला है। यदि आपको मिलता है तो आप अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। अब हम बात करें तो इसमें सेक्शन जो 1 था, ये आपको ये दिखाता है प्रिलिमिनरी एक्सटेंट एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो कि 26/10/2006। फिर इसमें जो सेक्शन 2 है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को बताता है। ठीक है, चैप्टर 1 में ही डेफिनेशंस, परिभाषाएं दी गई हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो है आपका
जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है। देन आपका रेस्पोंडेंट है जिसको आप प्रतिवादी बोलते हैं। देन आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, घरेलू आपके क्या है, संबंध को बताया गया है, ठीक है। अब इस घरेलू संबंध में आप देखेंगे कि न केवल पति पत्नी बल्कि ऐसे जो कपल्स हैं, ऐसे जो जोड़े हैं, उनका अगर विच्छेदन भी हो चुका है, डाइवोर्स भी हो चुका है, और यदि वह घरेलू संबंध में कभी रहे हों, उनके लिए भी ये कानून लागू है। तो ये एक कानून की और विशेषता हम देखते हैं, आगे और डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे जो डेफिनेशंस दिए गए हैं, जैसे बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पर जो कौन बच्चे हैं उनको भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे वो भी यहाँ इंक्लूड होंगे, और उनके मान लीजिए कि वो बच्चे जो हैं वह उनके बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब वो एडॉप्टेड है, ठीक है, या फिर फॉस्टर चाइल्ड है, या स्टेप चाइल्ड भी है, अगर सौतेला बेटा भी है, वहां पर भी वो कानून लागू होता है। तो चिल्ड्रन का भी यहाँ पर डिटेल में आपको डेफिनेशन मिलेगा। देन हम बात करें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में इसे कहूंगा, और जो है चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और सेक्शन हम बात करें तो सेक्शन आ जाएगा 3, ठीक है। सेक्शन 3 में आपको क्या दी गई है, तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या आप बोल सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है जो कि इसको कवर करता है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा का बारे में डिटेल में ये चैप्टर में कहा गया है, और सेक्शन 3 जो है वो हमें घरेलू हिंसा के बारे में बताता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रावधान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो घरेलू हिंसा क्या है, अगर इनके डेफिनेशन में जाएं, मैं आपको नोट्स में पूरा डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ हम शॉर्ट में देख लेते हैं। घरेलू हिंसा वह ऐसा कोई कृत्य है, ऐसा कोई अधिनियम या बोल सकते हैं कि कार्य ऐसा किया गया है जिसके कारण जो प्रतिवादी है वो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा करता हुआ मिलता है। कैसे मिलेगा, यदि वह किसी को चोट पहुंचाता है, यदि वह किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से हार्म करता है, ठीक है, इंजरी वगैरह करता है, या फिर सीधे से आप बोल सकते हैं कि हेल्थ को प्रभावित करता है, मतलब स्वास्थ्य को। अब स्वास्थ्य में आपका मानसिक स्वास्थ्य भी यहाँ इंक्लूडेड है, इस चीज को याद रखेंगे। या फिर किसी के मेंटल और फिजिकल जो है उसके हेल्थ को भी, मतलब दोनों ही हेल्थ यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये सारा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। देन हम इसी में और देखें तो किसी को हरास करना, ठीक है, हरासमेंट, किसी को परेशान करना, तंग करना भी होता है, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हैं, जैसे हरासमेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो डाउरी आ जाएगा, ठीक है, दहेज आ जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगा, संपत्ति, ये सारा चीज एटसेट्रा इत्यादि इसमें आपका डेफिनेशन में दिया गया है, ठीक है। डिटेल आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। फिर लास्ट में अगर हम देखें तो थ्रेटनिंग को कहा गया है। थ्रेटनिंग, अगर आप किसी को धमकाते हैं या बार बार उसको क्या करते हैं, धमकी, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी के द्वारा या खुद आप स्वयं जा करके, तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे, ऐसे जो प्रतिवादी होगा, उसके खिलाफ या जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो फाइल किया जा सकता है पीड़ित के द्वारा। तो ये सारा चीज। अब अगर हम इसी में ही इसी डेफिनेशन में ही 3 प्रकार या 4 प्रकार क्या बोल सकते हैं एब्यूज को कहा गया है, ठीक है। सबसे पहला है फिजिकल एब्यूज, ठीक, फिजिकल एब्यूज। दूसरा है आपका सेक्सुअल एब्यूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसी ने यदि आपको सेक्सुअली हरास भी किया है तो भी वो इसमें इंक्लूड होगा। देन एक इंपॉर्टेंट और है वर्बल और इमोशनल एब्यूज। भावनात्मक रूप से भी यदि आपको कोई तंग कर रहा है या आपको कुछ ऐसे वर्बल, मतलब मुंह से ही कुछ बोल रहा है, वो भी इसमें आएगा। और इकोनॉमिक एब्यूज, ये 4 प्रकार के एब्यूज की बात कही गई है। क्लियर है? तो ये 4 एब्यूजेस को आप नोट करिएगा या ध्यान रखिएगा जब आपको चैप्टर 2 सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करना होगा। फिजिकल एब्यूज उसमें इंक्लूडेड है, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल और इमोशनल, एंड इकोनॉमिक एब्यूज। आर्थिक रूप से भी आप किसी को क्या कर सकते हैं, एब्यूज कर सकते हैं। तो ये 4 चीज आपके किसमें आती है, डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, घरेलू हिंसा में। अब हम कुछ इसके फीचर्स देखेंगे, कुछ इसके ऐसे चीजों को देखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा तो डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर एक्ट में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप किसको छोड़ेंगे, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अब मैं अगर बात करूं सेक्शन नंबर 14 की, ठीक है, तो सेक्शन 14 जो है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मैं डील करूंगा। सेक्शन 14 जो है वो काउंसलिंग की बात करता है, ठीक है। काउंसलिंग आप सभी को समझते होंगे कि मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, जो काउंसलिंग का आदेश दिया जाता है, जिसमें दोनों पार्टियां, प्रतिवादी भी और पीड़ित, इन दोनों की काउंसलिंग होती है।
जो भी पार्टी, मान लीजिए पीड़ित को काउंसलिंग की आवश्यकता है या फिर प्रतिवादी को भी काउंसलिंग की आवश्यकता है, ठीक है, जो कि रेस्पोंडेंट है, तो वो दोनों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है एज पर सेक्शन 14। ये इंपॉर्टेंट है। देन हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 के सेक्शन 9 में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं। इसमें है एक टर्म लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कौन है? तो एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और डिफाइन करूं तो जो कि कहां पे होगा? तो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में पदस्थ होगा। और जिले की जो सीमा है ये कौन डिसाइड करेगी? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो हर जिले में आपको एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी इस एक्ट के तहत। और ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बहुत सारे ड्यूटीज होंगे टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑल्सो एंड टुवर्ड्स द विक्टिम ऑल्सो, ठीक है। मतलब पीड़ित के लिए भी इनके कृत्य बताए गए हैं और राज्य सरकार या सरकार के लिए भी इनके कृत्य बताए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि पीड़ित, कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, महिला है, खासकर महिला ही होगी यहाँ पीड़ित, तो वो विक्टिम के रूप में जब इनके पास अप्रोच करता है तो उनके एफआईआर दर्ज कराने में उनकी हेल्प करते हैं। देन उनको शेल्टर होम देते हैं, ठीक है। ये सारा प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक। शेल्टर होम आप सभी समझते होंगे, उन्हें आश्रय के लिए एक घर दिया जाता है जो सेफ हाउस की तरह काम करता है। देन उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये भी इनका काम है। मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सकीय सुविधा, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा जिसको आप बोलते हैं, और लीगल एड, ठीक, लीगल एड, विधिक सहायता भी इन्हें प्रोवाइड कराना। मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर है, आप बोल सकते हैं, जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर असाइन किया गया है, ठीक है। और इसके अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन है वो कौन प्रेस्क्राइब करेगा? स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, ठीक है। इसका डिटेल जो है वो राज्य सरकारों पर दे दिया गया है कि जैसा सरकार प्रेस्क्राइब करे, ठीक। तो इतना ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जाना है। देन हम चलेंगे सेक्शन नंबर 18, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मैं डील कर रहा हूं। प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर जो था, ये जो मिसिंग था हमारे कहाँ, जो दहेज प्रथा का जो हमने देखा था 1961 वाला, वहां पर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर मिसिंग था। विक्टिम को न्याय मिलने के पश्चात या विक्टिम के न्याय में ही एक ऐसा प्रावधान भी यहाँ जोड़ा गया है इस एक्ट के तहत कि उसे क्या क्या मिलेगा? या तो उसे आवास की सुविधा मिलेगी, ठीक है, या फिर आर्थिक मदद मिलेगी, ठीक, ऐसे सारे, या फिर इसको शेल्टर होम में जो है वो जगह दी जाएगी, सेफ हाउस जिसको आप बोलते हैं। तो ये सारा प्रावधान इसमें किया गया। फिर हम चलेंगे सेक्शन नंबर 19, ठीक है। सेक्शन 19 जो है वो बोलता है रेसिडेंस, ठीक है, आवास को, ये निवास स्थान को डिफाइन करता है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो रेस्पोंडेंट को, मतलब जो प्रतिवादी है उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है, प्रतिवादी को रोक सकता है। कहाँ के लिए? जहां पर जो पीड़ित था और प्रतिवादी दोनों का निवास स्थान है, वहां पर प्रवेश से मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे रोका जा सकता है, ठीक है, प्रतिवादी को। तो सेक्शन 19 के तहत ये अधिकार मजिस्ट्रेट को प्रदान किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन हम बात करें सेक्शन नंबर 20, ये आपका है चैप्टर नंबर 4, और यहाँ पर रिलीफ्स की बात की गई। चैप्टर 4 में आपको रिलीफ है, क्या क्या आपको जो मुआवजा बोल सकते हैं, या आपको बोल सकते हैं कि जो प्रतिरक्षाएं बताई गई है वो आपको यहाँ दिया गया है। तो इसमें जो सेक्शन 20 है ये मॉनिटरी रिलीफ की बात करता है। यदि किसी को ऐसा कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई प्रतिवादी है खास करके जो कि किसी महिला को घरेलू हिंसा उस पर करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आर्थिक रूप से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मेडिकल एक्सपेंस भी जुड़ेगा, ठीक है। जो भी एक्सपेंस होगा उसको, प्रॉपर्टी में यदि कोई डैमेज करता है उसकी संपत्ति में, तो भी उसको देना पड़ेगा हर जाना, ठीक है। मेंटल हरासमेंट के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। डैमेज रिमूवल एंड मेंटेनेंस ऑफ विक्टिम एंड हर चिल्ड्रन, इनमें उनके बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया है। उनके विक्टिम के लिए तो रहेगा ही, जो महिला इसकी विक्टिम बनी है, प्लस उनके चिल्ड्रंस के लिए भी यहाँ प्रावधान किया गया है। तो मॉनिटरी रिलीफ जो है वो यहाँ एक मेजर फैक्टर है, या मेजर पनिशमेंट टाइप से आप बोल सकते हैं प्रतिवादी का, कि जो उनको देना पड़ेगा यदि उन पर अपराध कायम हो जाता है इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत। देन हम बात करें सेक्शन 21 की, तो सेक्शन 21 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ये है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं, जो भी ऐसे पीड़िता के बच्चे हैं, उनका जो कस्टडी है, उनकी जो देखरेख है, देखभाल है, वो उसके बारे में कहा गया है। तो जो विक्टिम है, ठीक है, जो महिला जिस पर घरेलू हिंसा हुई है, शिकार हुई है जो महिला, उसको चिल्ड्रंस का कस्टडी
में दी जाती है, मतलब बच्चों को उनके संरक्षण में प्रदान किया जाता है। और जो प्रतिवादी है, मान लीजिए प्रतिवादी इसका कोई संबंधी है, इन बच्चों का भी कोई संबंधी है, तो प्रतिवादी यदि इनसे मिलना चाहे, ठीक है, प्रतिवादी आकर के मिलना चाहे समय समय पर, तो उनको फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा ये समय समय पर उनको हो सकता है कि 6 माह में एक बार या 2 माह में एक बार, इस टाइप का कुछ प्रावधान जो है वो पूरा का पूरा फिर उसके केस स्टडी पर डिपेंड करेगा कि कितने जो प्रतिवादी था वो किस हिसाब से क्राइम को अंजाम दिया या कितना हैरास किया हुआ है, वो विक्टिम के कंडीशंस और जो केस सर्कमस्टांसेस है उनको देख करके वो डिसाइड किया जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके, वैसे तो 37 चैप्टर्स हैं, सेक्शंस है बोलिए, चैप्टर तो 5 हैं, तो यहाँ पर जो सेक्शंस अगरवाइज हम बात करें तो बहुत सारा हो जाता है। इसके बाद चैप्टर जो 5 है, ठीक है, वो है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में पावर्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, पावर्स ऑफ द योर प्रोटेक्शन ऑफिसर, इस तरह से दिया गया। तो हम अगर इसके और एक संशोधनों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर एक केस आया हुआ था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संबंध जो शब्द है, ठीक है, रिलेशन जो शब्द है, उसकी परिभाषा वहां फिर से डिफाइन की गई। एक महिला का केस आया हुआ था जिसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो देवर के साथ और अपने बच्चों के साथ रहती है। तो उस महिला को वो देवर जो है वो घर से निकाल रहा था, यह कहकर कि इस घर में तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। तो वहां पर जो संबंधों को फिर से डिफाइन किया गया, राजस्थान का मामला था ये, और राजस्थान हाईकोर्ट का संज्ञान लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, वो केस वहां गया था। तो देवर जो है वो भी रिलेशन में आता है, और जो महिला है जो जिनके पति की मृत्यु हो गई है उसे भी अधिकार है अपने पति के प्रॉपर्टी में। इस टाइप का जो आप बोल सकते हैं कि डिसीजन है या जस्टिस है वो दिया गया था इनके द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस टाइप के आप क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को आप वहां पर लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि घरेलू हिंसा अधिनियम संरक्षण जो महिलाओं को प्राप्त है 2005 का, वह एक कंप्लीट आप बोल सकते हैं प्रोटेक्शन है, किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। आप अगर इसका कंक्लूजन लिखना चाहें तो कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है किनको, महिलाओं को। सबसे पहले कंप्लीट प्रोटेक्शन में आप देखेंगे कि एक तो वो क्या है, इंस्टेंट दे रहा है, तत्कालीन उनको क्या दे रहा है, रिलीफ दे रहा है, ठीक है, मतलब वो हिंसा से तो मुक्त हो गई। उसके बाद उनके फ्यूचर को भी वो क्या कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर को भी क्या कर रहा है, संरक्षित कर रहा है। उनको क्या दे रहा है, रिलीफ दे रहा है। जैसे हमने देखा कि मॉनेटरी रिलीफ है, चिल्ड्रंस की कस्टडी है, ये सारे टाइप का जो फ्यूचरिस्टिक उनका जो जीवन है उसको भी क्या कर दे रहा है, वो संवारने का काम कर रहा है, जो कि हमारे पुराने के अधिनियमों में नहीं था। तो यदि आपको कंपैरिजन लिखने आए, ठीक है, कि कंपैरिजन करिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो बाकी एक्ट से या पुराने इसके पहले बने हुए एक्ट से कैसे अलग है, तो आप इस पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।